के रूप में वो भी चुने हुए हैं। पीयूष, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और उस मुद्दे का जवाब हमें जानने के लिए संविधान विशेषज्ञ डीके दुबे साहब के पास चलना पड़ेगा। डीके दुबे साहब, जो पीयूष कह रहे हैं कि एलजी के अधिकार कितने हैं, क्या वो एल्डरमैन की नियुक्ति या मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति वो बिना किसी सलाह के कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, संविधान, नियम, कायदे, कानून इस पर क्या कहते हैं दुबे जी? देखिए, बात यह आती है कि जैसा भाई सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विषय को पहले साइड में रखते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है एल्डरमेंट के ऊपर वो जजमेंट नहीं है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर है। बात यहां पर आती है कि एलजी के लिए दो अलग अलग स्पेस हैं। एक तो वो जो विषय राज्य सरकार के हैं, उन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी को निर्णय लेते समय राज्य सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो विषय राज्य सरकार के नहीं है, वो विषय एलजी के लिए उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री होती है, तो वो होम मिनिस्ट्री से सलाह लेता है। इसलिए यहां पर जब एमसीडी एक्ट की हम बात करते हैं, तो एमसीडी का एक्ट राज्य सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक्ट नहीं है। जो एमसीडी का एक्ट है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। इसलिए जहां तक मुझे लगता है जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो सिर्फ इतना है कि एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मैटर्स दोज आर गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और चूंकि दिल्ली जो है वो आर्टिकल 243 वो विशेष कानून के तहत गवर्न होती है और वो पूरा स्टेट नहीं है, इसलिए दिल्ली में मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि एलजी के पास अधिकार होता है। हालांकि जो पिछली बार की बात है तो वो राज्य सरकार ने प्रपोज किए थे नाम, वो उन्होंने माने थे, और वो मानने का एक कारण भी रहता है। जो मेजोरिटी में होता है वहां पर, वो मेजोरिटी के अलावा बैलेंस ऑफ पावर के लिए दूसरी पार्टी या दूसरे को भी वहां प्रपोज कर लिया जाता है। लेकिन ये बात कहना कि वो इनको अपॉइंट करने के लिए दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाध्य है, ये मुझे लगता है इस पर डाउट है। इस पर कोर्ट के द्वारा फिर से क्लैरिफिकेशन लाने की आवश्यकता है, तभी इस तरह का कोई बयान देना चाहिए, जो मुझे समझ में आता है। पीयूष जी, आपने डीके दुबे साहब की बात सुनी, क्या उनकी बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं? अभी भी मन में कुछ सवाल आपके बाकी रह गए? नहीं, देखिए, सवाल तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि दुबे साहब भी जो भाई वो मुझसे ज्यादा विशेषज्ञ हैं इस मामले में, मैं जानता हूं, मैं तो पेशे से चिकित्सक हूं, तो उनकी बात को पूरे सम्मान दिया जाएगा। पर उनकी सम्मान के साथ में मेरे कुछ प्रश्न, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि भाई माननीय न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को इसके ऊपर वापस से रिविजिट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको सलाह करना है। तो जब माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ चीजें बोल चुका है, मैं जो बात दुबे जी ने करी वो एमसीडी एक्ट की करी, क्योंकि एमसीडी एक्ट केंद्र सरकार द्वारा पास है, इस वजह से उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है। मेरा यह कहना है कि वही उच्चतम न्यायालय ये भी बोलता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने फैसला सुना है। मेरा यह कहना है कि ऐसा नहीं, वो तो हमसे जवाब धार का जो मामला था पीयूष जी, जो धार का मामला था वो एक विधायक से जुड़ा हुआ मामला था, उसको आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। सदनों के अंदर जो हुआ है उसके जब मामले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए तो बहुत तेजी से सुनवाई हुई है, इतना समय नहीं लिया गया। देखिए, मेरा ये कहना है प्रकाश जी, आपकी बात सही है, मैं तुली जी की बात को भी पूरा सम्मान देना चाहूंगा, पर मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो बोल रहे हैं कि ग्रैब करके रखना चाहती है आम आदमी पार्टी सत्ता। अरे भाई, जनता ने तो चुन के भेजा है ना, एमसीडी में भी भेजा और दिल्ली में 3 बार चुन के भेजा। पहली बार जरूर पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, तो चुन के भेजा, तो हम थोड़ी ग्रैब करके रखना चाहते हैं साम दाम दंड भेद के साथ में। साम दाम दंड भेद के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाना चाहती है, दैट इज द इशू। और भाई पॉइंट ऑफ कंटेंशन तो मनोनयन को लेकर ही है ना, कि भाई उसके बाद में कि अधिकार जब बहस जिस मोड़ पे पीयूष पहुंच चुकी है, उस बहस के इस मोड़ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारा पैनल बैठा है उसमें डीके दुबे साहब की हो जाती है, क्योंकि डीके दुबे साहब संविधान के मामलों के जानकार हैं। डीके दुबे साहब जो 10 मनोनीत सदस्य हैं, क्या उनको मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी वोट डालने का अधिकार है? जो अधिकार मिल सकता है या अधिकार दिया जा सकता है, जो आम आदमी पार्टी का डर है, क्या यह संभव है? संविधान इस मामले में क्या कहता है? नहीं, संविधान पे तो बाद में जाएंगे, पहले म्यूनिसिपैलिटी एक्ट जो है उसके सेक्शन 35 में ये व्यवस्था दी गई है, क्योंकि 32 में उसने ये कहा कि चुने हुए सदस्य और नॉमिनेटेड सदस्य दोनों को एक साथ कवर किया है और ये वो शपथ दिलवाएंगे। और पहले दिन ही मेयर का चुनाव होगा, जिसमें जो सदस्य सदन के हैं वो वोट डालेंगे।
दिल्ली की खास बात यह है कि दिल्ली में विधायक 13 विधायक, मतलब सरकार की तरफ से 13 विधायक, 14 विधायकों का रिप्रेजेंटेशन होता है। केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से 7 जो सांसद हैं वहां के, 3 जो राज्यसभा के सांसद हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है। इसी प्रकार से एलजी का भी प्रतिनिधित्व वहां पर होता है। और यहां एमसीडी की खास बात यह है कि विधायक और सांसद और राज्यसभा के सांसद सभी वोट डालते हैं। तो ये जो चुने हुए सदस्यों की जब हम बात करते हैं, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जो विधायक के सदस्य हैं, वो तो अपने राज्य का या केंद्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी प्रकार 10 सदस्य जो भेजे गए हैं वो एलजी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब सभी की रिप्रेजेंटेटिव वहां पर वोट डालते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है तो एलजी भी उसी का हिस्सा है। तो एलजी कैसे वोट डालेगा? एलजी वहां प्रेजेंट नहीं होता, एलजी के द्वारा चुने हुए जो सदस्य रहते हैं उन पर वोट डालते हैं। ओनिका मल्होत्रा का एक जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, क्या नॉमिनेटेड सदस्य जो वहां की वार्ड कमेटी रहती है उसका चेयरमैन हो सकता है, वोट डाल सकता है, वहां निर्णायक भूमिका में हो सकता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उस विषय पर जो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने आर्टिकल 243R और 243S को कोट किया है, वो पूर्ण राज्य के जो राज्य हैं उनके लिए लागू होता है। दिल्ली एक स्पेशल राज्य है और स्पेशल राज्य होने के नाते हाई कोर्ट ने उस समय कहा था कि इस पर ये जो 243R है वो राज्य, चूंकि पूर्ण राज्य है इसलिए यहां पर साइलेंट है। जो दिल्ली का स्पेशल लॉ है AA 239AA, उस विषय में जब तक वो साइलेंट है तब तक ये जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं ये वोट डाल सकते हैं। अब मैं ये नहीं जानता हूं, मैं ये कानून की बात कह रहा हूं जो लिखी हुई है, जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं या ये आपकी बात का मतलब है कि ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं? दुबे साहब देखिए एक बात ऐसे उसको दूसरी तरह से समझते हैं। राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड 12 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन के चुनाव के समय पर वोट डालते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब कोई कह सकता है कि नॉमिनेटेड सदस्य हैं तो ये क्यों डालते हैं, ये राज्यों से चुनकर नहीं आए हैं या राज्यों से नहीं भेजे गए हैं, लेकिन वो वोट वहां डालते हैं। और दिल्ली में जो मैं कह रहा हूं वो विधायक, राज्य सरकार की तरफ से जो 14 विधायक भेजे जाते हैं वो विधायक वोट डालते हैं, 7 वो जो लोकसभा है वो वोट डालते हैं, राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। इसी प्रकार मुझे जहां तक पैरिटी अगर बिठाना चाहो तो एलजी भी उसी का हिस्सा है, तो एलजी का भी वोट होना चाहिए। एलजी कैसे वोट डालेगा? लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अभी तक प्रेसिडेंट नहीं रहा है। प्रेसिडेंट से मतलब इससे पहले कभी ये लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं डाला है, तो फिर इन मामलों पर इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मुझे जहां तक दूसरी बात लगती है कि आम आदमी पार्टी कुछ जल्दबाजी कर गई, क्योंकि जिस समय शपथ का नंबर था, शपथ की स्टेज पर ही उन्होंने हंगामा कर दिया। शपथ होने के बाद जब वोटिंग का नंबर आता तो हंगामा करते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सूटेबल समय था। लेकिन जो वोटिंग का मैं सिस्टम बता रहा हूं वो ओनिका मल्होत्रा का जजमेंट है हाई कोर्ट का, और उस जजमेंट में उन्होंने मनोनीत सदस्यों के वोट डलवाए हैं और ये कहा है कि चूंकि साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सौरभ भारद्वाज तो ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी वोट डालने का अधिकार इन मनोनीत सदस्यों को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मतलब अब वो तो गया तो यही था, मतलब केस तो यही गया था, क्योंकि एमसीडी ने उनको वोट डालने से मना कर दिया था। तो फिर ओनिका मल्होत्रा नॉमिनेटेड थी और वो कांग्रेस से थी। ओनिका मल्होत्रा कांग्रेस से थी, बीजेपी की एमसीडी थी, उनके खिलाफ वो हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने बीजेपी की एमसीडी में बीजेपी के मेयर के खिलाफ ये कहा था कि नहीं, इनको वोट डालने का अधिकार है। ये जजमेंट है 2 जजों की बेंच का ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आने की जरूरत है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन उस पर कुछ बोल रहा है ना ही एमसीडी एक्ट कुछ बोल रहा है। इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर चूंकि एलजी के पास है, तो एलजी का वोट 10 सदस्य डाल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी तो मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर एलजी वहां पर परंपराएं तोड़ते हैं तो यहां पर जिनको ऑब्जेक्शन था वो कोर्ट जा सकते थे आसानी से, लेकिन रोड पर हंगामे। शिवम, मैं अब आपसे इस बारे में बात के लिए भाई वो क्लैरिटी के लिए बात की जाए, रिविजिट की जाए। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा होता क्या यदि ये सब चीजें हो जाती तो? डीके दुबे साहब, गेम फिर से आपके पाले में आ गई है। अब आप बताइए कि परंपराओं का पालन होना चाहिए या परंपराओं का पालन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, या कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा ही किया जाए, या कई जगहों पर परंपराओं को बदला भी जा सकता है? आपका इस पे क्या मत है?
डीके दुबे साहब, मेरा सवाल आपसे था। अच्छा, देखिए ऐसा है कि सेक्शन 32 की जब चर्चा की जाती है तो जहां पर शपथ की बात कही गई है तो सेक्शन 32 ने साफ कहा है कि दोनों की शपथ साथ साथ होगी। इसलिए 10 पहले करेंगे या बाद में करेंगे ये कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि सबकी शपथ होनी है, पहले किसकी होनी है बाकी किसकी होनी है, ये वो साइलेंट है। इसलिए दोनों की शपथ होनी ही है, उसके बाद ही सेक्शन 35 की कार्रवाई होनी है। तो जब दोनों की शपथ होकर ही कार्रवाई होगी तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं इनको ही पहले फॉलो किया जाए, वो डिस्क्रिशनरी पावर। अब जहां तक दूसरा प्रश्न आता है कि कन्वेंशन वर्सेस डिस्क्रिशन, तो जब डिस्क्रिशनरी पावर आपने किसी को दी होती है तो उस डिस्क्रिशन में वो डिस्क्रिशनरी पावर को एंजॉय करने वाला कन्वेंशन बनाता है। कोई दूसरा उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं पिछली बार आपने ऐसे करके पानी पिया था तो इस बार ऐसे ही पानी पिएंगे। बस डिस्क्रिशनरी पावर जिसके पास होती है वो डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर लेता है। यहां पर सदन के जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है और यहां पर जो एलजी साहब हैं उनके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है। इसलिए आम आदमी पार्टी, जो मैं बहुत बड़े रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, पॉलिटिकल उसका स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट ना माना जाए। आम आदमी पार्टी की जो राज्य की सरकार है वो एमसीडी के अंदर उसका कोई रोल है ही नहीं। मतलब अगर हम ये कहें कि राज्य सरकार ही ऐसा करेगी तो राज्य सरकार, एलजी तो स्टेक होल्डर है लेकिन राज्य सरकार स्टेक होल्डर नहीं। हां, चुने हुए जो सदस्य आते हैं वो स्टेक होल्डर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जैसा भाई कह रहे हैं जोशी जी कि अगर ये गलत परंपराओं के हिसाब से मेयर चुन जाता है तो भी मेयर चुनने के बाद जब सदन बैठता है तो सदन रूल्स निर्धारित कर सकता है और भविष्य में ये परंपरा नहीं रहेगी और भविष्य में इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। रूल बनाने का अधिकार उसके अंदर के तो एमसीडी के पास ही, एमसीडी बना सकता था लेकिन पहले एमसीडी बैठी ही नहीं और उससे पहले हंगामा हो गया। तो मुझे लगता है इसमें कुछ जल्दबाजी है। रूप में बीजेपी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगा। आखिरी कमेंट मैं डीके दुबे साहब से लेना चाहूंगा कि जो स्थितियां बन गई हैं एमसीडी के अंदर, उसमें अब कानून या अदालत में जाने का जो एक रास्ता आम आदमी पार्टी के पास खुला हुआ है या फिर से सदन की कार्रवाई बुलाना चाहिए और मेयर का चुनाव होना चाहिए, इसमें आपकी राय क्या है? मेरा मानना, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अगर सारे कैलकुलेशन लगा दिए जाएंगे, 10 सदस्य अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दीजिए तो भी आम आदमी पार्टी लगभग 30 वोट ज्यादा पाकर सरकार बना रही है वहां। अब चूंकि वो वहां मेयर चुनने की स्थिति में है इसलिए पहला काम तो हो जाना चाहिए कि मेयर चुन लेना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म पर डाउट है इनके लिए कोर्ट पे क्लैरिटी आ सकती है, वहां से स्ट्रक्चर पास हो सकता है। चूंकि सरकार बनाने वहां मेयर चुनने में आम आदमी पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि 10 और 7 17 उनको मिला दोगे तो भी इनके पास जो है उनमें ये 14 वोट और मिला देते हैं तो भी ये 150 क्रॉस कर रहे हैं और वो 120 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं उनको मिलाकर भी। इसलिए 30 का डिफरेंस लगभग है। सरकार मेयर तो ये चुन ही पा रहे हैं, इसलिए मेयर चुन लेना चाहिए और उसके बाद कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं ताकि एमसीडी का काम सुचारू रूप से चलने लगे। जो वर्क है ना वो पेंडिंग। आपने बहुत अच्छी बात कही डीके दुबे साहब कि एमसीडी का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है, हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की आम जनता चारों तरफ से परेशानियों से घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उसके नेता सदन से लेकर सड़क तक संग्राम कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वाले सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही सारे